नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, द्वितीय वर्ष कला राजस्थान का इतिहास और उसके बाद मेवाड़ के अभ्युदय और मेवाड़ के अभ्युदय में हम कुंभा के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि कुंभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी उसकी वंशावलियों का बताया था कि किस तरीके से घुइल वंश से सिसोदिया वंश में मेवाड़ की सत्ता स्थापित होती है और फिर कुंभा के पूर्वजों के बारे में भी आपको अध्ययन किया था। कुंभा के सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम बात कर रहे थे और कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में जो उन्होंने दुर्ग बनाए थे और दुर्ग की जो सामरिक और आध्यात्मिक महत्वता थी, जो नैतिक महत्व थी और किस तरीके से प्रत्येक दुर्ग को बहुत लंबी लंबी प्राचीरों से परकोटों से जो है सुरक्षा दी गई थी और सैनिकों में नैतिक जागृति के लिए या आध्यात्मिक शक्ति या आत्मबल विकसित करने के लिए मंदिरों का उस भीतर निर्माण कराया गया था। अब आज हम जो कुंभ का सांस्कृतिक पक्ष का दूसरा पक्ष है उसका जो लिटरेचर है यानी कुंभा का विद्या के प्रति क्या अनुराग था और उसकी उस समय की उपलब्धियां की थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है और आपने सुना भी होगा और बच्चे जो हम स्कूल लेवल पर या विद्यालय स्तर पर जो हम बात करते हैं और सामाजिक विज्ञान के विषय में पढ़ते हैं और मेवाड़ के बारे में बात करते हैं तो हमको स्पष्ट रूप से हो जाता है कि मेवाड़ में लिटरेचर के प्रति खुद लिटरेचर का संरक्षक और लिटरेचर के प्रति ज्ञाता न केवल मेवाड़ में बल्कि राजस्थान के किसी भी दूसरे रियासत में सवाई जयसिंह जी को छोड़ दीजिए जयपुर के और उसके बाद कोई ऐसा नहीं है जिसकी तुलना कुंभा से की जा सकती हो। सवाई जयसिंह जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में फिर जयपुर के जिन्होंने जयपुर नजर बसाया 1727 में उनकी बात कर रहा हूँ मैं। कुंभा का विद्या जो पराक्रमिक युद्ध था और स्थापत्य प्रेमी था ये सब तो बहुत थी लेकिन वो विद्वान और विद्या अनुरागी थे ये भी बात है। और एकलंगी महात्म में जो से विदित हो गए वे वेद स्मृति उपनिषद व्याकरण राजनीति ज्ञान इन सब के में बहुत अच्छा ज्ञाता था, बहुत बढ़िया था और इसलिए लोग हमेशा उसको कुंभा को एक उपाधि दी जाती थी उसकी शिक्षा के प्रति रुझान के कारण अभिनव भरताचार्य। गीत गोविंद जो की रसिक प्रिया है उस पर भी इन्होंने टीकाएं लिखी हैं और ये सुधा प्रबंध कहलाया है ग्रंथ यानी गीत गोविंद की भी संगीत मीमांसा संगीत राज ये जो है कुंभा को संगीत का बहुत अच्छा ये दो रचनाएं उनकी बहुत इम्पोर्टेंट है और संस्कृत भाषा में लिखी गई है और बहुत अच्छा है। एक किताब और कामराज रतिसार नामक का श्रेय भी कुंभा को ही जाता है। यानी हम देखें कि विभिन्न पक्षों पर चाहे संगीत की बात हो चाहे सामान्य प्रशासन की बात हो चाहे अन्य रीति रिवाज की बात हो कुंभा ने सभी भाषाओं में मेवाड़ भाषा के अतिरिक्त संस्कृत मराठी और कन्नड़ भाषाओं का भी उसने ज्ञान प्राप्त किया और उसको लेखन में प्रदर्शित करने का पूरा प्रयास किया। और यहाँ पर बार बार मैं बताता हूँ कि युद्धों प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद भी एक सबसे बड़ी बात है कि उत्कृष्ट कविता को वे रचना कर लेते थे। यानी जब समय में भी बनता था वे एक अच्छी व्यू रचना बनाते थे, सामरिक व्यू रचना बनाते थे, राजनीतिक कुटिलता दिखाते थे, लेकिन साथ ही साथ अपने अंदर जो उसके उनके व्यक्तित्व में एक विद्या जो एक साहित्यकार बसता था उस साहित्यकार को भी वे पूरी तरीके से पूर्ण रूप देने का प्रयास करते थे, उसको यथेष्ट रूप देने का प्रयास किया करते थे। कुंभा स्वयं विद्वान थे लेकिन साथ साथ विद्वानों का जो है और कलाकारों का उन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद था। उनकी देख रेख में विद्वानों ने भवन निर्माण कला पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, न केवल बनाए बल्कि महत्वपूर्ण ग्रंथ मंडन नामक विज्ञान मैंने बताया शिल्पी मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडल और वस्तु मंडन अनेक ग्रंथों की रचना की। यानी इतने ग्रंथों की रचना कुंभा के वास्तुकार ने की जिन्होंने की कुंभलगढ़ का दुर्ग बनाया। कुंभल के दुर्ग का निरीक्षण करना, उस दुर्ग की ड्राफ्टिंग करना, उसका नक्शा करना और साथ साथ ही उस सोच को जो वो एक प्रायोगिक रूप में दिखा रहे हैं उसको आने वाली पीढ़ियों तक छोड़ के जाना साहित्य के रूप में एक रचनाओं के रूप में। तो मंडन जो इतना बड़ा साहित्यकार था उसको कुंभा ने भरपूर दी। और अक्सर ऐसा होता है हम देखते हैं राजतंत्र में कि राजा को लगता है कि ये मेरे से किसी भी प्रतिभा में सर्वश्रेष्ठ है तो वह उसका थोड़ा सा दोहन करने लग जाता है, उसको दबाने लग जाता है। लेकिन कुंभा ने यहाँ पर मंडन को इसलिए जब कुंभा की बात करते हैं हम
तो मंडन को पूरा महत्व दिया। और कुंभा की बात करते हैं तो मंडन की बात भी समानांतर ही चलती है। इतिहास में जब साहित्य की बात की जाती है, कुंभा के विद्या अनुराग की बात की जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मंडन के भाई जो नाथा थे उन्होंने वास्तुमंजरी, मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्वात दौरणी, करुणानिधि द्वार दीपिका नामक ग्रंथ की रचना। यानी पूरे परिवार को उन्होंने, मंडन के भाई को नाथा को, उनके पुत्र गोविंद को, उन्होंने पूरे के पूरे परिवार को विद्या के प्रति उनके अनुराग को देखते हुए सुविधाएं प्रदान की, समय प्रदान किया। साथ ही कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचनाएं 3 कवियों, जो कीर्ति स्तंभ लिखा चित्तौड़ में, जो उन्होंने मालवा विजय के में 1439 के बाद बनाया था, उसमें 3959 तक बनाया था, उसमें उन्होंने 3 कवियां जो हैं वो मैत्रेय कवि और अत्रि और महेश, ये 3 हैं। कवि अत्रि काव्य शास्त्र के आलोचक थे, वो टीकाकार कहलाते थे, बहुत बड़े, और उसने जो है मीमांसा, न्याय और वेदांत में भी वेदांत पर भी बहुत अच्छी विशेष योग्यता प्राप्त की थी और उन पर टीकाएं की थी। उनकी मृत्यु के बाद में महेश ने, जो उनके पुत्र थे, अत्रि के पुत्र महेश थे, उन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किया था। मंडन, गोविंद, नाथा, कवि अत्रि, महेश, और उसके बाद में उनके पुत्र अत्रि के पुत्र महेश। तो इस प्रकार से कितने लंबी कतार है एक साहित्यकारों के विद्या के प्रति अनुराग रखने वालों की, जिनको संरक्षण कुंभा ने प्रदान किया था। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं अतिरिक्त एकलंगी मात्यका का लेखक जो कानड़ व्यास है, वो कुंभा का एक तरीके से वेतनिक कवि थे। उसको कुंभा जो है वेतन देते थे और वो वेतन प्राप्त करता तो उसके बदले लिखता था। यानी एक तो श्रम देना और उनका श्रम लेकर उतनी ही ईमानदारी से लेखक को लिखना, ये दोनों का तारतम्य कुंभा के काल में देखने को मिलता है। और कुंभा के शासनकाल में अनेक जैन विद्वान भी हुए, जिन्होंने अगर देखा जाए तो जिन्होंने काव्य ग्रंथों या धर्मग्रंथों की रचना की, जिसमें सोम सुंदर, जयसूर्य, सोमदेव आदि बहुत विद्वान थे। और ये कुंभा का काल एक तरीके से हम माना जाए तो शिक्षा की उन्नति का बहुत चरम सीमा पे था। उन्होंने आर्थिक अनुदान भी खूब प्रदान किया और ऐसा प्रतीत होने लग गया था कि बौद्धिक और कलात्मक अभिसृष्टि का युग चल रहा है। उस समय अनेक विद्वान महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब दक्षिण भारत से, क्योंकि कुंभा को कन्नड़ भाषाओं का भी शिक्षक जो है मिलते हैं कि कुंभा को कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था, तो साथ ही वहाँ के लोग भी राजस्थान में आने लग जाते थे। देखिए, राजस्थान उस काल में शिक्षा के कारण इतना नहीं था, लेकिन कुंभा के काल में जो इस तरीके से आश्रय प्रदान किया गया था, उस आश्रय के कारण और कुंभा की व्यक्तिगत रुचि के कारण, कुंभा की व्यक्तिगत प्रतिभा के कारण ये सब लोग जो दक्षिण भारत के जो अनेक श्रेष्ठतम साहित्यकार थे, वो राजस्थान की तरफ आने लगे थे। और एक तरीके से दोनों के बीच में एक तारतम्य चला, एक सहभागिता चली, और सहभागिता का परिणाम हुआ देखने को कि कुंभा के काल में न केवल साहित्य स्थापत्य में बल्कि साहित्य में भी बहुत अद्भुत श्रेष्ठता हासिल की गई। अब यहाँ पर सांस्कृतिक रुचा कह लो, कला का संरक्षण की भावना कह दीजिए, विद्या अनुराग कह दीजिए, इन सब के में कर्नल टॉड ने भी लिखा है कुंभा के बारे में कि बहुत श्रेष्ठ था। अब कुंभा की दूसरे पक्ष देखिए, एक ताज को महत्व देने का पक्ष देखिए कुंभा को, कि कुंभा ने साथ ही साथ में बहुत श्रेष्ठतम उपाधियां भी हासिल की। और श्रेष्ठतम उपाधियां हासिल करने का अर्थ यह है कि वह जानता था कि ताज की प्रतिष्ठा, और मेवाड़ में इस चीज़ को बड़ा महत्व दिया जाता, तो उसने महाराणा, दानगुरु, राजगुरु जगह जगह पर अपने नाम के आगे इन सबको कर दिया। विभिन्न ग्रंथों में जब उन्होंने अपना सोच प्रदर्शित किया, अपने विचार प्रदर्शित किए, अपना विश्लेषण प्रदर्शित किया, तो उन्होंने इन उपाधियों को अपने लिए। सिद्धांतों में दक्षता, दानगुरु का तात्पर्य महान दानी होता है, और राजगुरु का अर्थ राजनीतिक सिद्धांतों में श्रेष्ठता होती है, और परम गुरु का अभिप्राय है कि माना के इस समय के सर्वोच्च शासक। तो इन सभी को उन्होंने अपने आप में किया गया। छाप गुरु यानी छापामार युद्ध पद्धति में श्रेष्ठ, इन सब बातों को उन्होंने जो है ना कुंभा का अपने नाम के साथ साथ उपाधियों का वर्णन किया। इस प्रकार से कुंभा न केवल सित्ता में था बल्कि एक विशाल सेना का, और गणपति भी उन्होंने कई लगाया। तो गणपति का अर्थ ये होता है, हम प्राचीन भारत के उसे देखते हैं कि सेना में श्रेष्ठ था। तो कुंभा का अगर हम मूल्यांकन करें तो एक पराक्रमी शासक था, तेजस्वी राजा वो भी था, सीमाओं का उन्होंने विस्तार किया, सीमाओं को सुरक्षित दृष्टि से कूटनीतिक चाल चली बहुत। राठौड़ों, जब सिसोदिया के सामंत बहुत ज़्यादा विरोध करने लग गए या एक पीढ़ी पहले से करने लगे, तो उन्होंने राठौड़ों को साथ दिया। जब राठौड़ बहुत ऊंचे हो गए तो वापस उनको नीचे दबाकर
सिसोदियों का महत्व स्थापित किया। कुंभलगढ़ पश्चिम उसे धर्म और पवित्रता, कुंभलगढ़ पश्चिम जो लिखी गई है उसमें उसे धर्म और पवित्रता का अवतार भी कहा गया है। कुंभा महान एक तरीके से प्रजापालक और धार्मिक सहिष्णु भी थे। और आम जनता, कर्नल टॉड लिखते हैं इस बात को कि आम जनता उनको बहुत श्रद्धा के भाव से देखती थी। वे राज्यों की प्रजा के हितों के लिए बहुत अच्छी कार्य करते थे। और एक सबसे बड़ी बात थी कि आम जन में वह बहुत लोकप्रिय थे। वास्तव में कुंभा का व्यक्तित्व बहुमुखी व्यक्तित्व था और राठौड़ों का प्रभाव, कुछ राठौड़ों का उपयोग उन्होंने उस समय किया। और न इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस समय राठौड़ों की वीरता जो थी वो चरम थी। मेवाड़ के सैनिक भी संघर्ष थे, लेकिन इस तरीके से उन्होंने एक राजनीतिक कुंभा कुशल राजनीतिक सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने देखा, बताया हमने कि चीन की दीवार की जैसी दिखती है कुंभलगढ़ की दीवार में आप लगभग जगह, चीन की दीवार तो फिर भी कई जगह पर समतल है, और ये जो दीवार है ये कई जगह पर आपको बहुत विषम परिस्थितियों में दुर्गम पहाड़ियों पर बनी हुई लंबी एक परकोटे के नुमा दीवार हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेवाड़ को एक शक्ति के रूप में कुंभा काल में एक उदित हुआ। और मेवाड़ की पताका न केवल सैनिक रूप में, सामरिक रूप में, साम्राज्य विस्तार के रूप में की बात करें, विद्यानुराग की बात करें, स्थापत्य कार्य की बात करें, तो उनको मेवाड़ को उसने सभी क्षेत्रों में एक अद्भुत सफलता प्राप्त करी। इसलिए राजस्थान के इतिहास में या मेवाड़ के उभय में कुंभा को एक बहुत विस्तृत अध्याय, श्रेष्ठतम अध्याय के रूप में याद किया जाता है। धन्यवाद।